We have till now uh, done three sessions on environment. This is our fourth session. Okay. और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं और उसको आप लोगों का काम ये है कि उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है ताकि वो चीजें अच्छे से आपको समझ में आए और साइड बाय साइड ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है। ओके, तो इससे क्या है, थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी भी आपकी आ जाएंगी। जस्ट रीड करने से चीजें पता चलती है, पर उसका यूज कैसे करना है, स्कोर कैसे बढ़ाना है, ये चीजें सीखने के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही होगा। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रखो। हम्म, अभी हम क्या करते हैं, आज का जो अपना मेन एजेंडा है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल का जो पार्ट है जस्ट ब्रीफली रिवाइज करते हैं। कल हमने सबसे पहले तो आईयूसीएन स्टेटस देखे, जो हमारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनके। तो आईयूसीएन स्टेटस जो है, आईयूसीएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें गवर्नमेंट भी रहते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी रहता है। ओके, ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं एनिमल के। तो उसमें एक्सट्रीम, एक्सटेंट इन वाइड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड के बाद इंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल, उसके बाद नियर थ्रेटन और लिस्ट कंसर्न। तो इनमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद हमने फ्लैगशिप स्पेशीज देखा था, जैसे लैंटेना कैमेरा, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास, प्रोसिपस जूलिफेरा वगैरह। ये सारे इन्वेजिव स्पेशीज के एग्जाम्पल हैं। देन वी हैव स्टार्टेड environmental pollution, different types of pollutant, primary pollutant, secondary pollutant, then biodegradable, non-biodegradable pollutant. Okay. After it, we have discussed index for measurement of air pollution, like National Ambient Air Quality Standard. Then दूसरा और एक इंडेक्स है नेशनल एयर क्वालिटी। ऊपर वाले में 12 इंडिकेटर्स रहते हैं और जो नीचे वाला है उसमें 8 इंडिकेटर्स रहते हैं। याद रखना, कोई भी इंडेक्स, पोल्यूशन इंडेक्स में CO2 नहीं रहता, बिकॉज CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस बट इट इज नॉट अ पोल्यूशन। ओके। देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का एक्ट है। देन फ्लाई ऐश क्या होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कब तैयार होती है, ये हमने देखा था। देन ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, उसका पर्पस क्या है वो देख लिए। देन वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस और उसके फैक्टर्स देखा था। ब्लैक फुट डिसीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, आयोडीन कॉन्टेमिनेशन, इथाई इथाई डिसीज, मीनामाटा, ब्लैक लंग, सिलिकोसिस, ये सारे डिसीजेस थे। देन मरीन पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल लेवल पर कुछ कन्वेंशन है, लाइक मार्पोल कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, होनोलुलु स्ट्रेटेजी। ये तीन नाम याद रखना बस, वो सीधा पूछेगा मार्पोल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, ऐसा सिंपल। देन इसके बाद सॉइल पोल्यूशन, उसके कॉजेस, इफेक्ट, रेमेडीज, ये भी हमने देख लिए थे। देन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या रहती है, कैसे जनरेट होती है, उससे हजार्ड क्या है, वो भी डिस्कस किए। बायो रिमेडिएशन क्या रहता है, इसी तरीके से फाइटो रिमेडिएशन क्या रहता है वो भी देख लिए। देन उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक के टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट। फिर थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल पॉलीथिलीन, टेट्राथैलेट, पॉलीविनिल क्लोराइड वगैरह, ये सारे उसमें रहते हैं। और थर्मोसेट में जनरली फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा नाम दिखा तो थर्मोसेट रहता। मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड, फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, सिलिकॉन, ईस्टर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स भी हैं अपने पास। इसी तरीके से व्हीकुलर पोल्यूशन कम करने के लिए भारत स्टेज नॉर्म्स है। दिल्ली में अभी फिलहाल भारत स्टेज 6 है और रेस्ट ऑफ इंडिया में भारत स्टेज 4 है। ये व्हीकुलर पोल्यूशन कम करने के लिए नॉर्म्स है। देन दिल्ली और सराउंडिंग रीजन में पोल्यूशन कम करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने प्लान बनाया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये भी याद रखो। ये प्लास्टिक के टाइप्स है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट। थर्मोसेट ऐसा रहता जिनको आप फिर से रिशेप नहीं कर सकते हीटिंग करके,
और थर्मोप्लास्टिक ऐसा है जिनको आप रीशेप कर सकते हैं, इसको मेल्ट करके आप फिर से उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ये चीजें हमने देख ली। देन कुछ कोलिशन देखा हमने, क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन, कूल कोलिशन, इसी तरीके से और क्या था, नेशनल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये नीति आयोग पब्लिश करता है और इसमें टॉप स्टेट गुजरात था। ओके। देन ओजोन होल, ओजोन होल क्या रहता है, किससे बना रहता है, कहाँ पे रहता है और कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अच्छा रहता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन वो पोल्यूटेंट रहता है। देन ओजोन होल कैसे फॉर्म होता है, ओके वो भी हमने देखा था, जनरली पोर्स पे बनता है विंटर सीजन में। देन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंस में क्लोरीन और ब्रोमीन रहेगा ओजोन डिप्लीट करेगा वो। जैसा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं उसको, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन दिखा मतलब ओजोन डिप्लीटिंग। उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ओजोन के फीचर्स ये भी देख लिए। देन ओजोन का मेजरमेंट के लिए डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन, एफर्ट्स फॉर ओजोन प्रोटेक्शन, ये कौन से एफर्ट्स लिए गए। तो देखो यहाँ पर तीन टाइप के कन्वेंशन है जो ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए खास लिए गए हैं। सबसे पहला वियना कन्वेंशन, 1985 में आया था। वो टाइम फर्स्ट टाइम वर्ल्ड को पता चला कि ओजोन होल भी है और ऐसा डिप्लीशन हो रहा है, तो फिर फौरन एक अर्जेंट मीटिंग कराते हैं वियना में, और वहां पे मीटिंग होती है और ओजोन लेयर कम करने की बात की, सॉरी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है उनको कम करने की बात की जाती है। देन कन्वेंशन क्या रहता है, बस गाइडलाइन रहता है, ये मैंडेटरी नहीं था, बाइंडिंग नहीं था। फिर एक बाइंडिंग प्रोटोकॉल लेकर आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जी, एक मिनट चेक कर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, ओके। क्या रही सर आपकी? हाँ, हो रही रिकॉर्डिंग ऑन है। ये देखो, हम देख रहे थे ओजोन प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन प्रोटोकॉल क्या है। तो वियना कन्वेंशन सबसे पहले आता है 1985 में ओजोन प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद इलीगली बाइंडिंग नहीं रहता, सर बाइंडिंग आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है, वर्ल्ड के लगभग सारी कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया। और देन इसमें एक अमेंडमेंट होता है, किगाली अमेंडमेंट 2016। कल हमने देखा था कि मतलब क्यों किगाली एग्रीमेंट में क्या हुआ। किगाली एग्रीमेंट में क्या हुआ, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसको भी बैन किया गया, इवन दो इट इज नॉट ओजोन डिप्लेटिंग, क्योंकि इसमें क्लोरीन है ही नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन है ही नहीं, बट इसको स्टिल मतलब बैन किया गया। क्यों बैन किया गया, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हैं फिर इसको कि मतलब मॉन्ट्रियल में क्यों रखे, क्योटो में रख सकते हैं। क्योटो मतलब क्योटो तो अपना खास ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन के लिए है ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। लेकिन जो HFCs है, HFCs या फिर इससे पहले जो थे हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है एक फैमिली है, मतलब इनका जो पर्पज है सेम है, इसको यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एसीज में। तो HCFCs को पहले बैन किए क्योंकि इसमें क्लोरीन था। तो फिर HCFC का अल्टरनेट ये बोल के HFC को यूज किया जा रहा था, जिसमें क्लोरीन नहीं था और प्रॉपर्टीज सेम थे, बट ये लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कर रहा था, तो इसको भी फिर बैन कर दिए। वो बैन के लिए था किगाली एग्रीमेंट। किगाली, थोड़ा सा ये इमेज ब्लर है, आपको दिखाई नहीं देगा। किगाली एग्रीमेंट ये आया था 2016 में। ओके, ये तीन कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है। ओके, इसके बाद देखो, हाँ, और जैसा वियना कन्वेंशन देखा हमने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी देख लिए। देन उसके बाद देखो किगाली एग्रीमेंट भी देख लिए। ये पोलर वोर्टेक्स, ओजोन कैसे डिप्लीट होता है ये भी हमने देख लिए थे। ये अर्थ है और अर्थ के ये पोल्स। ओके, पोल के ऊपर मतलब पोलर वोर्टेक्स तैयार होता है। पोलर वोर्टेक्स क्या है, कोल्ड टेम्परेचर और लो प्रेशर एरिया है। पोलर वोर्टेक्स के ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स होगा, उतने ज्यादा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स तैयार होते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है क्लाउड, और ये जितने क्लाउड तैयार होंगे वो उतना ज्यादा क्लोरीन एक्टिवेट होगा, क्लोरीन को एक्टिवेट करते हैं।
और क्लोरीन जितना एक्टिवेट होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, वो लोग उतना ओजोन क्या करेंगे, डिप्लीशन करेंगे। इसकी वजह से ओजोन होल वहां पे तैयार हो रहा था। ये याद रखो, पोलर वर्टेक्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, फिर क्लोरीन और ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीजें थी यहाँ पे। इसके बाद हमने ओशियन एसिडिफिकेशन भी डिस्कस किया था। ओशन एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, तो CO2 मिक्स हो रहा है ओशन में, और CO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो इसके लिए एसिड है या बेस है, इसके लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। 0 to 14 स्केल रहती है। 0 to 7 पीएच है तो एसिड रहता है, 7 to 14 रहा आपका पीएच तो वो बेसिक रहता है। ओके, एसिडिटी बढ़ने की वजह से ओशन वाटर का पीएच बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बोलो। एसिडिटी बढ़ने की वजह से ओशन का पीएच बढ़ रहा है। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? नो सर, डिक्रीज होगा। हाँ, हाँ। पीएच मतलब 0 to 7 है तो एसिडिक है, और हम कह रहे हैं पीएच अगर बढ़ रहा है तो सपोज पीएच से पहले सपोज पीएच 5 था, अब 13 हो गया। इसका मतलब वो 13 तो क्या है, बेसिक है ना। तो पीएच बढ़ना मतलब बेसिसिटी, और पीएच कम होना मतलब एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिटी बढ़ रही है मतलब पीएच कम हो रहा है, ये याद रखिए। उसके बाद देखो, हमने उसके इम्पैक्ट्स वगैरह भी देख लिए थे, पीएच बढ़ने के वगैरह। और फिर हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे एसिड रेन से। ओके, जो बच्चे मतलब कल परसों या इससे पहले के सेशन अटेंड नहीं किए, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं सेम क्लासरूम में। ऊपर मेनू में आपको रिकॉर्डिंग नाम का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जब वहां पर अभी तक के पूरे सेशन अपने अपलोडेड है। ओके, आप देखो एसिड रेन पे आ जाओ। एसिड रेन क्या रहता है? Acid rain is a rain for which any other form of precipitation that is unusually acidic। ये क्या रहता है, इसमें एसिडिक रहता है। जैसा पानी जनरली न्यूट्रल रहता है, पर ये एसिडिक मतलब यहाँ पे इसका नेचर रहता है जो प्रिसिपिटेशन होता है। ओके, एसिड रेन क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? इट इज कॉज बाय इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड। ओके, एंड पीएच इज जनरली लेस देन 5.6। पीएच क्या है, 5.6 से कम रहता है, मतलब 7 से कम है तो एसिडिक रहेगा। होता क्या है, जो अपने फैक्ट्रीज रहते हैं, थर्मल पावर प्लांट है, इसी तरीके से अपने व्हीकल्स वगैरह रहते हैं, ये सारे क्या करते हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट करते हैं। अबे सल्फर ऑक्साइड क्या करता है, एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर ड्रॉपलेट रहता है, इनके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या तैयार करते हैं, H2SO4। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। देन दूसरा रहता है नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है और क्या तैयार करता है, H2NO3। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जो हमारे क्लाउड्स रहते हैं, क्लाउड्स में क्या रहेगा, वाटर नहीं रहता है, क्लाउड्स में रहता है H2SO4, H2NO3, जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है। और फिर ये क्या है, मतलब यही मतलब बारिश में क्या होता है, ये एसिड गिरता है जमीन पर। उतना मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, पर इस टाइप में वाटर नहीं, अब एसिड की बारिश होती है। और एसिड की बारिश हो गई तो फिर वहां का एग्रीकल्चर का लॉस होगा। इसी तरीके से एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इनका नुकसान होगा। इसी तरीके प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो इसको एसिड रेन कहते हैं। जनरल इंडस्ट्रियल रीजन्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं वहां पे ये होता है। जो आप में से अगर कोई बच्चों ने प्रीलिम्स लिखा होगा यूपीएससी का, तो ये क्वेश्चन था, एसिड रेन कैसे बनता है। तो ये दो गैसेस के नाम पूछे थे उसमें, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये याद रखो। इसके बाद ये रीजन क्या है इसके, एसिड रेन क्यों हो रहा है, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, बर्निंग, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, मेटल स्मेल्टिंग मतलब मेटल को पिघलाना, फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, ये सारी चीज मतलब एक्टिविटीज में H2SO4 इमिट, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट होता। ओके, ये चीजें समझना था। इसके बाद देखो, एसिडिक लेक, फॉरेस्ट फायर वगैरह सिंपल टॉपिक है, उतने कुछ खास है नहीं। देन अब आ जाओ क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज क्या रहता है, दो टर्म्स रहते हैं, एक क्लाइमेट रहता है और दूसरा है अपना वेदर। ओके, वेदर मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वेदर क्या रहता है, मोमेंटरी रहता है। ओके, अभी फिलहाल सपोज 10 बज रहे हैं। ओके, तो ये 10 बजे
मुंबई का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसको हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। और क्लाइमेट क्या रहता है, क्लाइमेट ओवर लॉन्ग पीरियड का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल, एवरेज ह्यूमिडिटी, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट। जनरली मोर देन 50 ईयर्स का एवरेज रहता है। ओके, तो ये याद रखो, तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म रहता है। देन इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या रहती है, ग्लोबल वार्मिंग काफी बार हम ये वर्ड सुनते हैं, तो इसको क्या डिकोड करो। ग्लोबल मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वार्मिंग मतलब क्या, हीटिंग होना। तो पहले जितना एवरेज टेम्परेचर था, सपोज अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 25 था, तो अब कितना होगा, बढ़ गया, वो बढ़ेगा 2 डिग्री से, वो 1 डिग्री से, पहले 25 था, 26 हो गया, 27 हो गया। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको डेफिनेशन देख लो, it is an average increase in the temperature of atmosphere near the Earth's surface and in the troposphere, which can contribute to the changes in the global climate patterns. It caused both due to natural और man-made, दोनों भी रीजन है, नेचुरल भी और मैन-मेड भी। ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं कि अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद से हो रही है, पहले भी ग्लोबल वार्मिंग होती थी। ओके, पर पहले जो रेट था वो कम था, अब रेट बहुत बढ़ गया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग। फिर इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या मतलब, क्या होता है, क्यों हो रहा है ये। तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, इसमें गैसेस रहते हैं। गैसेस मतलब कैसे, जैसा नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा रहेगा, देन ऑक्सीजन रहेगा। नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन 21, फिर ऑर्गन रहता है, ऑर्गन अराउंड 0.9%, बचता है 0.1%। तो 0.1% में CO2 बहुत थोड़ा सा रहता है, 0.0 समथिंग। ओके, तो CO2 ये गैस है। फिर इसी तरीके से जो व्हीकल्स वगैरह या फिर बर्निंग, फॉसिल बर्निंग से ऐसे गैसेस इमिट होते हैं, जैसा मीथेन है। मीथेन के बाद इसी तरीके से आपका आएगा हाइड्रोकार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, जिसको ब्लैक कार्बन वगैरह कहते हैं। ओके, सल्फर ऑक्साइड वगैरह, तो ये सारे क्या है, ये नीचे वाले ये जो गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मतलब ये क्या करते हैं, सन से क्या आते, सोलर एनर्जी अर्थ पे आती है, रेडिएशंस ऑन अर्थ सरफेस। और ये जो सरफेस है, सरफेस क्या करता है, वो एनर्जी को, सनरेज को पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर जितना ऑब्जर्व किया उतना रिफ्लेक्ट भी करता है एटमॉस्फेयर में फिर से, और वो एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट होता है स्पेस में, मतलब वापस चला जाता है। पर अब ये जो गैसेस है, CO2, CH4, HC, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये क्या करते हैं, जो हीट, रिफ्लेक्टेड हीट है, इसको एब्सॉर्ब करते हैं। मतलब वो हीट को ट्रैप करते हैं, बाहर स्पेस में जाने नहीं देते, जिसकी वजह से ये जो रीजन है अर्थ का, एटमॉस्फेयर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, क्योंकि हीट ट्रैप हो रही है। अब ड्यू टू, मतलब अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर इसी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सारी चीजों की वजह से इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है गैसेस का, और हीट ट्रैप भी बढ़ गई। तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही। अब ग्लोबल वार्मिंग, फिर इससे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है देखो, जैसा फॉर एग्जांपल सिंपल, फॉर एग्जांपल अब क्या होंगे, वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होंगे, ग्लेशियर्स क्या होंगे आपके, मेल्ट होंगे। ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो क्या होगा, इसका जो वाटर है वो ओशन में चलाएगा, ओशन में चलाएगा तो ओशन में से क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज हो जाएगा आपका, तो कोस्टल जो सिटीज है, कम्युनिटीज है, वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। खासतौर पे जो आइलैंड कंट्रीज रहते छोटे छोटे, उनको बहुत बड़ा लॉस है। इसी तरीके से दूसरे एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, जैसा इंडिया में जो मानसून रेनफॉल था, वो क्या हो रहा है, मतलब मानसून रेनफॉल कम हो रहा है। कम मतलब क्या हो रहा है, पहले और 4 मंथ होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कम दिनों में ज्यादा बारिश होता है। मतलब बारिश गिरेगा ऐसा 2-3 दिन ऐसा बीच बीच में, और उसमें लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होगा। तो इससे क्या हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग वगैरह ऐसी चीजें हो रही है। फिर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीटिंग ज्यादा हो रही, हीट वेव्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, इससे हेल्थ पे वगैरह भी इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, तो ऐसे सारी चीजें, कई सारी इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। अभी ग्रीन हाउस गैसेस कौन से इनके बस थोड़ा सा नाम बता देना अपने को। वाटर वेपर, वाटर वेपर जो अपने रहते हैं वो भी हीट एब्सॉर्ब करते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। सबसे बड़ा अगर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है अर्थ में, तो याद रखना वाटर वेपर, ओवरऑल बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ओके, तो वाटर वेपर है। देन कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, जो अभी हमने देखा था। मीथेन है, मीथेन कोई हम क्या कहते हैं, देखो मीथेन के दो तीन नाम है। मीथेन, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, और इसी तरीके से इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। गैस ऑफ फ्यूल बोल के यूज होता है, नेचुरल गैस। ओके, या फिर इसको बायोगैस भी बोलते हैं। ये सारे के सारे इसमें मीथेन ही रहता है, मतलब ज्यादा मोर देन 90% मीथेन ही रहता है नेचुरल गैस बायोगैस में। देन इसके बाद हाँ, ये भी याद रखो मीथेन कहाँ कहाँ पे रहता है। नेचुरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और इट इज इमिटेड बाय नेचुरल सोर्सेज सच एज वेटलैंड्स। जो मार्शी लैंड रहते हैं, वाटर लॉग्ड लैंड रहते हैं, वहां पे इमिट होता है वेटलैंड्स में। इसी तरीके से जैसा जो फॉसिल फ्यूल वगैरह जो बर्न करते हैं वहां पे भी इमिट होता है। और लाइफ स्टॉक, जो अपने कैटल्स वगैरह रहते हैं ना, ये फॉडर वगैरह खाते हैं, और फॉडर वगैरह खाने के बाद इसको जब वो हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तब मीथेन इमिट होता है। ओके, मीथेन इमिट होता, तो उसमें याद रखो लाइफ स्टॉक भी एक सोर्स है मीथेन इमिशन का। लाइफ स्टॉक प्लस आपका जो पैडी कल्टीवेशन करते हैं, राइस कल्टीवेशन, तो तब भी मतलब मीथेन इमिशन होता है। तो याद रखो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मीथेन इमिशन। देन मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, HFCs, PFCs, और इसके बाद जो है ब्लैक कार्बन, और ये सारी चीजें हैं। अब देखो एक टर्म और एक आती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या रहता है, तो ये गैस है, तो वो गैस कितना ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो जितना ज्यादा वार्मिंग करेगा, वो उसका उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रहेगा। ओके, तो कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछता है, गैसेस को अरेंज करो बोलता है एज पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो मैं बस यहाँ पे आपको कुछ गैसेस का बता देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पोटेंशियल सीक्वेंस बता रहे हैं। जैसा सबसे ज्यादा रहता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। फिर उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन परफ्लोरोकार्बन। ओके, और इसके बाद आएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हुआ, परफ्लोरोकार्बन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन मीथेन, और उसके बाद CO2। CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन उसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल इन गैसेस से कम है। ओके, याद रखो। तो पूछता है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल। ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, और इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर का बहुत कम रहता है, यहाँ पर बस एक चेंज है, परफ्लोरोकार्बन पहले आता है हाइड्रोफ्लोरो से। एडिट कर, ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एम ऑडिबल आ रहे हैं यस सर। ना? हाँ, जहाँ पे भी हाँ दिक्कत हो रही है तो फौरन पूछा करना। ओके, फिर इसी तरीके से देखो, ये तो हमने ग्रीन हाउस गैसेस देखे, और भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जैसा ब्लैक कार्बन एक रहता है, और एक रहता है ब्राउन कार्बन। ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये क्या रहता है, कार्बन का ही टाइप है। लेकिन क्या होता है, आप जैसा व्हीकल है, आपकी ट्रक है, तो ट्रक में क्या आप डीजल यूज कर रहे वगैरह, पेट्रोल यूज कर रहे, तो उसमें क्या रहता है, कार्बन भी रहता है। लेकिन ये पूरा का पूरा फ्यूल बर्न नहीं होता। कभी कभी कुछ कुछ अनबर्न्ड फ्यूल निकल जाता है आपके इंजन से, तो उसको कहते हैं अनबर्न्ड। जो हाइड्रोकार्बन रहता है उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, जो व्हीकल से वगैरह निकलता है, फिर थर्मल पावर प्लांट से। तो ये भी क्या, ग्रीन हाउस गैस है। ओके, और इसमें ब्लैक कार्बन, अगर आप कोई फ्यूल बर्न कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल, और उससे अगर कार्बन इमिशन हो रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, तो उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं। ओके, और जो जो दूसरा है ब्राउन कार्बन,
ब्राउन कार्बन कब इमिट होता? इट इज इमिटेड मेनली बाय बायोमास कंबशन। बायोमास जब कंबशन करते, बायोमास का एग्जांपल जैसा आप वुड वुड वगैरह लकड़ी वगैरह आप बर्न कर रहे हैं तो तब ये निकलता है। इसका मैं और एक तुमको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक से समझ में आएगा। जो कार्बन रहते हैं उसके टाइप्स रहते हैं अलग अलग, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन। ओके, स्क्रीन देखो। अब उसमें क्या है, ब्राउन कार्बन अभी हमने देखा, कार्बन इमिटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास, जैसा वुड है, फॉरेस्ट फायर है, तो इससे क्या होता है, ब्राउन कार्बन इमिट होता। देन एक रहता है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या रहता, कार्बन स्टोर्ड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्लांट, सॉइल, वेटलैंड। क्योंकि ये क्या करते हैं, CO2 एब्सॉर्ब करते हैं ना, तो इसमें जो CO2 स्टोर्ड है प्लांट में, सॉइल में, वेटलैंड्स में, इसको कहते हैं ग्रीन कार्बन। फिर एक रहता है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन ये यूपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, PYQ है। तो ब्लू कार्बन क्या रहता है, कार्बन स्टोर्ड इन ओशन इकोसिस्टम। ओशन में जो आप स्टोर कर रहे हो कार्बन, मतलब CO, अभी हमने देखा था ना ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह, वो CO2 नेचुरली वो डिजोल्व होता है ओशन वाटर, तो वो जो डिजोल्व CO2 है उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। ओके, ब्लू याद रखना है, कभी भी ओशन से रिलेटेड रहता है, वाटर से रिलेटेड रहता है। और एक रहता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन, कार्बन फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, ये याद रखो। इसके बाद जैसे कार्बन है ऐसे हाइड्रोजन के भी टाइप्स हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस पे बहुत फोकस कर रहा है, और उसमें भी खासतौर मतलब ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही न्यूज में है। ओके, याद रखना। तो हमको पता रहना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन, ग्रे, तो ये क्या रहता है, तो ये थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन देखो दो तरीके से मतलब आप बना सकते हैं। एक तो है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है आपके फॉसिल फ्यूल्स में रहता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसा पेट्रोल है, डीजल है, इसमें रहेगा, कोल में भी रहेगा। और इसी तरीके से आप उसको वाटर से भी बना सकते हो। वाटर H2O, H2O में क्या है, वाटर प्लस ऑक्सीजन है। तो H2O में से अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब H2O पानी में से करंट पास करो, तो H2 सेपरेट होता प्लस O2 भी सेपरेट होता। तो ये H2 आप अलग से निकाल लो सेपरेट, तो उसको वैसा भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन जमा कर सकते हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल कोल इसमें से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देखो, ब्लू हाइड्रोजन क्या रहता है, ब्लू हाइड्रोजन मतलब मेड, ब्लू में कहना का मतलब, ब्लू में क्या होता है, मेड फ्रॉम CH4, इसको मीथेन से बनाते हैं, मीथेन CH4। और क्या करते हैं, CO2 इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड। अब मीथेन से बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, CH4 उसको स्प्लिट करना पड़ेगा हाइड्रोजन और कार्बन में। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। तो ये प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं, मतलब CO2 इमिट नहीं होने दे रहे, तो इसको कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। मतलब ये थोड़ा सा इको फ्रेंडली है। CH4 को मतलब स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे। स्टोर आप काय में भी करो, आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में करो या वाटर में करो, तो उसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। देन जो दूसरा जो टाइप है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या रहता है, अभी जो हमने देखा था ना, वाटर से, वाटर को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से स्प्लिट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पर ये प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पर आप क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आप रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं, जैसे सोलर है, विंड है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपको ये प्रोसेस को चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेस से बना रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, जो एनर्जी चाहिए वो रिन्यूएबल सोर्स से बनाते हैं। ओके, याद रखो। ब्लू में क्या है, जो CO2 इमिट हो रहा है उसको वाटर में, सॉरी वाटर में स्टोर करो या कहीं में भी, लेकिन उसको कैप्चर करते हैं। एक रहता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन में क्या हो रहा है, मेड फ्रॉम कोल, जो कोयले से कोल, जो कोयले से जो बना रहे हैं उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि कोल में भी हाइड्रोजन रहता है, और CO2 वगैरह स्टोर नहीं करते, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जो ग्रे हाइड्रो, हेलो, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर सर। ठीक है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप डिस्कस कर रहे थे, ब्लू,
देन ग्रीन, देन ब्राउन, देन ग्रे। ओके, तो अभी ग्रे वाला हम देख रहे थे। ग्रे में देखो, मेड फ्रॉम CH4, CO2 इज इमिटेड इन एटमॉस्फेयर। आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है ब्लू में और ग्रे में, दोनों भी CH4 मीथेन से बनाते हैं। पर डिफरेंस क्या है, ब्लू में क्या कर रहे हैं, जो CO2 इमिट हो रहा है प्रोसेस में, उसको कैप्चर कर रहे हैं। और जो ग्रे हाइड्रोजन है, इसमें जो CO2 इमिट हो रहा है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा रहा है। दोनों में भी मीथेन ही है आपका सोर्स, पर एक में स्टोर करते हैं CO2, एक में इमिट करते हैं। ओके, और ब्रॉन में डायरेक्ट आप कोल से बनाते हो, और ग्रीन में वाटर से बना रहे और रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे। ओके, ये आए समझ में? हाइड्रोजन के टाइप समझ में आए आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. ओके, हाँ। और इसमें देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हैं। क्या करते हैं दरअसल, अभी मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी के व्हीकल्स आपने बहुत सुना, सीएनजी ऑटो, सीएनजी टैक्सी, सीएनजी के काम। कंप्रेस नेचुरल गैस मैंने अभी आपको बताया था। नेचुरल गैस मतलब क्या रहता है? नेचुरल गैस मतलब उसके अंदर क्या रहेगा? नेचुरल गैस, बायोगैस, सारों में क्या रहता है? Methane. हाँ, मीथेन रहता है। सीएनजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कंप्रेस करते हैं, इसको प्रेशर में रखते हैं। प्रेशर में रहा तो क्या होता है, उसको लिक्विड में स्टोर करते हैं। तो लिक्विड जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, गैस रहता है। उसको प्रेशर करेंगे तो लिक्विड में स्टोर करने आता है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस हम यूज करते हैं। इट इज नथिंग बट CH4 इन अंडर प्रेशर। तो अब क्या कर रहे हैं, इससे पोल्यूशन कम हुआ, पर थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन इससे होता ही है, क्योंकि कार्बन वगैरह भी है ना इसमें। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो CO2 बनता है। पर अब हम कैसे व्हीकल्स ला रहे हैं? HCNG व्हीकल्स। HCNG मतलब HCNG बस है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लेके। तो ये क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, हाइड्रोजन भी ऐड करते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस में। जैसा अराउंड 20% हाइड्रोजन रहेगा और 80% CH4 रहेगा। तो दोनों को मिलके इंजन रन किया जाता है। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन है, क्लीन फ्यूल है, इससे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। ओके, तो HCNG बसेस वगैरह भी हम यूज कर रहे हैं, ये याद रखें। इट इज वन ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, इसके बाद देखो आगे क्या है, कुछ इंडाइसेस है, जैसा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट के जो रिस्क रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क हो रहे हैं, उसका इंडेक्स है। बस याद रखो, ये पब्लिश करता है जर्मन वॉच, एक NGO है, वो पब्लिश करती है। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी एक इंडेक्स है जो जर्मन वॉच ही पब्लिश करता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये देख के आना, एक और इंडेक्स आता है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जैसा ऊपर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स था, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसको देख के आना कौन पब्लिश करता है। ओके, UNEP। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली UNEP ही करता है। ओके, आप लोग चेक करो, ठीक है। इसके बाद अभी हमने पूरा क्लाइमेट चेंज पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा। इसको मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसको कम करने के लिए डिफरेंट टाइप के ग्लोबल कन्वेंशन बनाएंगे। जैसा ओजोन होल के लिए हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है। तो इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए देखो, जो सबसे मतलब अभी तक का सबसे बड़ा जो इवेंट था, UNFCCC, ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ज्यादा डेप में हमको जाना नहीं है, बस हमको पता रहना चाहिए कि कब कौन सी बॉडी बनी, उसका पर्पस क्या है, कुछ उसका फीचर क्या है, बस ऊपर ऊपर से। तो ये 1992 में क्या हुआ था, सारे वर्ल्ड के कंट्रीज आके मीटिंग करते, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, हमको कुछ तो भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो 1992 में ये मीटिंग होती है। मीटिंग कहाँ पे होती है, मतलब ये मीटिंग होती है रियो दी जानीरो, ये ब्राजील का सिटी है, वहां पर। फिर ये लोग सब क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग अब सब मिलके काम करेंगे और ओजोन को ये सब। तो इसमें क्या डिसाइड होता है कि तीन कैटेगरीज करते कंट्री के। वो तीन कैटेगरीज क्या है, अनेक्स 1 कंट्री, अनेक्स 2 कंट्रीज और नॉन अनेक्स कंट्रीज। अब इसमें क्या किया जाता है, जो अनेक्स 1 कंट्रीज हैं, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडस्ट्रियल है और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, मतलब डेवलपिंग से डेवलप बनने की फेज में। अनेक्स 2 कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज हैं वो कंट्री। और ये क्या करेंगे,
डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे। काय काय के लिए हेल्प करेंगे? उनको पोल्यूशन मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट डेवलप करने में। और एक है नॉन अनेक्स कंट्री, ऐसे कंट्री जो डेवलपिंग है। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्योंकि अनेक्स वन कंट्रीज को बोला गया है कि आप क्या करो, आपका जो इमिशन हो रहा है वो कम करो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन आपका इंडस्ट्री से वगैरह जो है, बस बोला गया, बाइंडिंग टारगेट नहीं था। दूसरा, अनेक्स टू कंट्रीज क्या थे? ये डेवलप है, हाईली डेवलप। जैसे अनेक्स वन में क्या डेवलप भी है और जो ट्रांजिशन वाले वो भी है। अनेक्स टू वाले कंट्रीज ये ऐसे कंट्रीज थे जिनको अपना वो टारगेट मतलब क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस तो कम करना ही है, साथ में डेवलपिंग कंट्री को हेल्प भी करना है कि मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। और नॉन अनेक्स कंट्री मतलब ये जैसा अपना इंडिया है या फिर सपोज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये कंट्रीज को ऐसा बोला गया था कि आप पे कोई टारगेट वगैरह हम नहीं लगाएंगे, आपको बस जब आपको डेवलप कंट्री सपोर्ट करेंगे तभी आप लोग मतलब ये क्लाइमेट चेंज के लिए वगैरह काम करना। तो ऐसे इसमें क्या रहता है, 3 अनेक्स रहता है, अनेक्स 1, 2, 3। बस समझ लो, ज्यादा पूछता नहीं है। और इंडिया क्या था? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना, तो इंडिया नॉन अनेक्स कंट्री। ओके, तो इंडिया नॉन अनेक्स कंट्री था, इंडिया कोई टारगेट वगैरह ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं था। ओके, तो ये हो जाता है 1992 में। फिर उसके बाद क्या होता है 1992 में ही ये लोग क्या करते हैं, फिर यूएनएफसीसी मतलब हाँ, इसमें तो सारे कंट्रीज आए थे वर्ल्ड के वो टाइम के। तो अब ये लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाते हैं अपनी, और उसका नाम रहता है सीओपी। आपने सुना होगा सीओपी 21, सीओपी 26। तो एक इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ऊपर वाले पॉइंट हाईलाइटेड बोल्ड जो एडेड पॉइंट है ना मार्जिन के ऊपर, वो देखो। तो सीओपी क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिवाइविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो यूएनएफसीसी की डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको सीओपी कहते हैं। इसमें टोटल 197 नेशंस है। ओके, और इन ये हर साल इनकी मीटिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1995। याद रखो 1992 में नहीं हुआ था फर्स्ट सीओपी कब हुआ? 1995 में हुआ। तो तब से हर साल इनकी मीटिंग होती है। कुछ फेमस सीओपीज हैं, जैसा सीओपी 21 है जो पेरिस में हुई थी 2015 में। ओके, अभी सीओपी 26 हुई थी लास्ट ईयर। कहां पे हुई थी, कोई बता सकता? सीओपी 26 ग्लासगो। ओके, गुड। ग्लासगो में हुई थी, पीएम गए थे, टारगेट्स वगैरह भी सेट करके आए हैं। तो सीओपी 26 हाँ ग्लासगो में हुई थी। ओके, दिसंबर 2021 में। ओके, याद रखिए जनरली दिसंबर में होता है। तो फिर सीयूपी वगैरह ये सब चलते हैं। फिर इसके बाद जब 1997 में क्या होता है, अब थर्ड सीओपी रही थी, उनकी मीटिंग रही थी। तो ये मीटिंग में वो लोग बोलते हैं कि ऐसा सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, ये तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। हर कंट्री को बाइंडिंग टारगेट देना पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग, तभी चल के ये लोग सीरियसली मतलब कंट्रीज पे काम करेंगे। तो फिर ये बाइंडिंग जो टारगेट्स है इनको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ने बाइंडिंग टारगेट दिए कंट्रीज को, लेकिन सारे कंट्रीज को नहीं, जो अनेक्स 1 कंट्रीज थे। अनेक्स 1 मतलब ये क्या, इंडस्ट्रियलाइज प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, इनके लिए। तो ये लोगों को क्या करना था, बाइंडिंग टारगेट जिनको दी गए उनको क्या करना था, ग्रीन हाउस गैस कम करना था अपना 1990। मतलब वो बस मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जैसा 1990 में जितना पोल्यूशन हो रहा था उससे कम करना है उनको, मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस करना था। तो वो एक मतलब एक लिमिट थी। अब उससे अगर ज्यादा है तो आपको उससे कम करना है 1990 लेवल से, वो ईयर डिसाइड किया गया। फिर इसी तरीके से देखो क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ चीजें हैं जो वहां पे प्रिंसिपल यूज किया गया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक टर्म आती है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसा क्लाइमेट चेंज है तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि ग्रीन हाउस गैसेस आपको कम कराना, लेकिन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसा फॉर एग्जाम्पल जैसा यूएसए है, रशिया है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ये लोग बहुत पहले से इंडस्ट्रियलाइज है और इन्होंने काफी इमिशंस किए। तो क्लाइमेट चेंज की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, उसका जो खर्चा आएगा मेनली ये कंट्री ने ज्यादा करना है, रादर देन जो डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री। तो उसको कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसका और एक नाम आता, और एक टर्म आती, जिसको हम कहते हैं पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल मतलब जिसने पोल्यूशन किया उसने कीमत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया, जो अनेक्स वन कंट्रीज थे, ये सारे ऐसे कंट्री थे जिनको टारगेट दिए गए कि आपको इमिशन कम करना है। फिर इसी तरीके से देखो, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जैसा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या रहता है, तो आप समझो इसको, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसा अनेक्स वन कंट्री है, वो क्या करेंगे, नॉन अनेक्स वन मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे क्लीन प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो इसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका क्या करेगा, इंडिया में कोई समझो थर्मल पावर प्लांट है, बन रहा है, तो यूएसए इंडिया को अच्छे टेक्नोलॉजी वाले टर्बाइंस वगैरह ऐसा सप्लाई करेंगे, जिसके जरिए इंडिया में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उससे इमिशन कम हो। तो इसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब दूसरा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, दोनों भी कंट्री डेवलप रहते हैं, मतलब अनेक्स वन रहेंगे, और एक दोनों मिलके मतलब एक क्लीन प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल जापान है और यूएसए, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जापान में सब लोग एक अच्छा क्लीन टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। इसको कहते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में दोनों भी डेवलप्ड कंट्रीज रहते हैं, और सीडीएम जो रहता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, ओके, क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए। ये चीजें कुछ रहती है। फिर इसके बाद सीओपी के हर साल मीटिंग होते रहे, तो ये सारे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास है भी नहीं। कुछ सीओपी याद रखना है, जैसा एक हुआ था पेरिस वाला 2015 में, वो शायद आगे आएगा, यहाँ पे दिया नहीं है, वो देखेंगे। और ये भी रिसेंट वाला सीओपी 26 ग्लासगो में हुआ था, 2021 आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो ये जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के सारे लीडर्स वगैरह आए थे, और इन्होंने क्या किए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन वाइन किए। तो यहाँ पे देखो, इंडिया ने क्या बोला, इन पीएम मोदी इंट्रोड्यूसेस इंडिया पंच अमृतम एट सीओपी 26 इन ग्लासगो। इंडिया ने 5 गोल डिसाइड किया, 5 गोल प्रपोज किया। अब वो गोल क्या है इंडिया के, ये देखो। सबसे पहले, रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब जैसा सोलर है, विंड है, जिसमें फॉसिल फ्यूल हम यूज नहीं करते, तो ये एनर्जी कितनी बनाना है हमको, 500 गीगावाट बाय 2030। दूसरा है फुलफिल 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट वाया रिन्यूएबल। जितना भी हमारा एनर्जी है जो हम बनाते हैं, उसका आधा क्या रहना चाहिए, रिन्यूएबल रहना चाहिए। अभी फिलहाल कितना है रिन्यूएबल का परसेंटेज, कोई बता सकता, रिन्यूएबल? हाँ, तो देखो, मैं सवाल पूछाते, रिन्यूएबल एनर्जी कितना है इंडिया में भी, तो इंडिया का याद रखना, जैसा भी फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया है 29%। करीब है आप लोग। एग्जैक्ट देखा जाए तो अराउंड 38% है। 38% हमारी एनर्जी अभी रिन्यूएबल से आती है। जैसा अभी देखा जाए तो अभी फिलहाल जो थर्मल से आती है, थर्मल मतलब कोल वगैरह जो बन करके हम बनाते हैं, वो अराउंड है 55% वगैरह। देन उसके बाद जो रिन्यूएबल है, ये कुछ 38% है, ओके। और फिर उसके बाद दूसरा न्यूक्लियर वगैरह ये सारा रहता है, ये अराउंड 2-3% है, ओके, याद रखो। तो हमारा टारगेट क्या है, ये जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल को हमको लेकर जाना है टारगेट 50% तक बाय ईयर 2030 तक, ओके। हमको इसको क्या करना है, 50% करना। तो ये हमारा एक टारगेट रिन्यूएबल का। फिर उसके बाद और क्या डिसाइड किया गया, हाँ, 50% एनर्जी रिन्यूएबल बाय 2030।
देन रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन इमिशन। 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन अच्छा टन वगैरह होगा वहां पे, 1 बिलियन कार्बन इमिशन। तो CO2 इमिशन कम करना है 1 बिलियन। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%। वो सेम ही रहता है, कार्बन इंटेंसिटी कितना कार्बन इमिशन हो रहा है वगैरह, उसको 45% से कम कर दो। और इंडिया विल अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन। नेट जीरो यहाँ पे रहना चाहिए कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन हमको नेट जीरो करना है। देखो नेट जीरो इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। हमने ऐसा नहीं बोला कि हम कार्बन इमिशन जीरो करेंगे बाय 2070। इसका ईयर भी याद रखो, ये अलग है। इट इज नॉट 2030, इट इज 2070। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट खत्म करना नहीं होता। नेट जीरो मतलब जितना आप जनरेट कर रहे हैं उसको कैप्चर भी करो। जैसा फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, सपोज एक 1000 टन CO2 इमिट कर रहे हैं हम पूरे साल भर में, तो उतना ही आप क्या करो, उतना उसको एब्सॉर्ब भी करो। वो चाहे आप उसको लिए अफॉरेस्टेशन करो, या ओशन में उसको स्टोर करो, या फिर कोई और चीज जिसमें आप उसको कैप्चर कर सकते। तो नेट जीरो का मतलब क्या हुआ? कि मतलब जनरेशन जितना हो रहा है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। इज इक्वल टू स्टोरेज। तो इसको मतलब बोलेंगे नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। ओके, ये आए समझ में? ये हमने 5 टारगेट रखे, इसको पढ़ लो, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल लेटेस्ट है। देन यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स वगैरह लॉन्च हुए थे। एक इनिशिएटिव था ग्लोबल मीथेन प्लेज। मीथेन अभी हमने देखा था, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, इसका इमिशन भी ज्यादा हो रहा है, इसको कम कराना था। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव था, बट इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। याद रखो, वो स्टेटमेंट बोलेगा इंडिया ज्वाइन ग्लोबल मीथेन प्लेज, बट याद रखो इंडिया हैज नॉट ज्वाइन ग्लोबल मीथेन प्लेज। वो इंडिया के कुछ अपने अपने रीजन है, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। देन इसके बाद देखो दूसरे इनिशिएटिव, जैसा रेड है, रेड प्लस है, ये भी आपने काफी बार सुना होगा। रेड का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इन डेवलपिंग कंट्री। रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब देखो सिंपल है। फॉरेस्ट अगर आप कट कर दिए ना, तो उसमें का जो CO2 स्टोर्ड है वो तो क्या होगा, इमिट होगा। और प्लस उसमें जो नया CO2 जो स्टोर होता था वो भी नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली आप क्या हो रहा है, CO2 इमिशन बढ़ रहा है। तो उसको अफॉरेस्टेशन से जो CO2 इमिशन बढ़ रहा है उसको कम कराना है। कम कैसा करेंगे? सॉरी, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसको कम करो, और अफॉरेस्टेशन करो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करो, ये चीजें। अब इसमें देखो, ये अंडर UNFCCC है। और इसके बाद इसका एक एडवांस स्टेज, मतलब एडवांस प्रोग्राम है, रेड प्लस। रेड प्लस फुल फॉर्म वही है, लेकिन इसमें प्लस है। प्लस क्या बताता है? जैसे यहाँ पे बोला गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन वगैरह करेंगे। इसमें बस उनको गाइडलाइंस वगैरह दिए गए थे। पर अब यहाँ पे क्या है, उनको साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उनको फंडिंग भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा। इसको रेड प्लस कहते हैं, इसलिए इसको प्लस कहते हैं। अब एक चीज समझो यहाँ पे, इंडिया जो है, इंडिया क्या करता है, फेवर करता है रेड प्लस को, क्योंकि रेड प्लस में आपको पैसा भी मिल रहा है ना। तो आप फॉरेस्ट भी कंजर्व करो और वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज आपको पैसा भी देंगे। तो इसलिए इंडिया रेड प्लस को फेवर करता है। ओके, पर ये दोनों भी अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अभी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं तब से। तो रेड प्लस याद रखो, इसमें क्या हो रहा है, फंडिंग भी देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। UPSC में एक क्वेश्चन आया था, रेड प्लस के बेनिफिट क्या है? तो उसमें 3 चीजें दिया था। इससे क्या होगा, अफॉरेस्टेशन होगा। दूसरा दिया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगे। और तीसरा दिया पॉवर्टी कम हो जाएंगी। तो इसमें से कौन सा आंसर रहना चाहिए, कि मतलब तीनों सही है, या एक ही सही है, दो ही सही है, या कैसा क्या रहेगा आंसर इसका? रेड प्लस की वजह से, हाँ, अ, मतलब अफॉरेस्टेशन होगा, ऑल ऑफ दिस रहेगा। Afforestation. ओके, Yeah, for all of these. हाँ, तो देखो अफॉरेस्टेशन तो होगा ही। ओके, उसका पर्पज वही है। दूसरा क्या हो रहा है, अफॉरेस्टेशन के साथ साथ आपको पैसा भी मिल रहा है, ये सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैस अब्सॉर्ब होते हैं। और तीसरी चीज क्या हो जाएंगी, पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिलेगा तो लोकल कम्युनिटी को पैसा जाएगा, और पॉवर्टी भी आपकी कम हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें। फिर इसके बाद देखो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। ओके, ये क्या रहता है, RPCC पेरिस एग्रीमेंट।
वगैरह 2-3 और इनिशिएटिव्स हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अब है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये क्या है? ये सीधा सीधा एक फंडिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या करा जाएगा? डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दिया जाएगा। फंडिंग मैकेनिज्म कि आप क्लीन प्रोजेक्ट डेवलप करो, आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह यूज करो, तो उसके लिए फंडिंग मैकेनिज्म है। ओके, ये पैसा देता है फॉर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो प्रोजेक्ट जैसा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट रहे, या यूएनएफसीसी का प्रोजेक्ट रहे, या फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज भी आपको समझना है। ओके, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। हम एक 2-3 मिनट में फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा एक काम है, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से हम वापस आएंगे। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में छुट्टी कर देंगे। हाँ, तो हम देख रहे थे, देखो हम यूएनएफसीसी पढ़ा, देन यूएनएफसीसी के अंडर डिफरेंट सीओपी मतलब मीटिंग्स हुए। सीओपी 1, 2, 3, 4। सीओपी 1 1995 में हुई, 2 1996 में हो गई, और 3 हुई आपकी 1997 में, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। उसमें क्या हुआ? बाइंडिंग टारगेट दिए गए कंट्रीज को। अनेक्स 1 जो कंट्रीज थे उनको बाइंडिंग टारगेट दिए गए। फिर इसका क्योटो प्रोटोकॉल चलता है। क्योटो प्रोटोकॉल देखो 2012 तक चलेगा। उसके बाद अगला स्टेज क्या रहना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह होते हैं। तो फिर उसके बाद जो सीओपी रहती है, सीओपी 21, जिसको पेरिस में हुई थी 2015 में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये डिसाइड किया गया कि मतलब अब ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हमने इम्प्लीमेंट किया वगैरह, पर अब आगे क्या 2020 के बाद क्या करना चाहिए? दरअसल 2020 तक ही वो क्योटो प्रोटोकॉल था। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो उसके लिए फिर ये सारी कंट्रीज मतलब डिस्कशन करते हैं। पर कोई एक प्रोसेस पे सबका एग्रीमेंट नहीं होता है, बाइंडिंग टारगेट रखे या और कुछ करे। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट में वो कहते हैं कि हम लोग नॉन बाइंडिंग टारगेट रखेंगे। नॉन बाइंडिंग टारगेट हर कंट्री को खुद ही बोलना पड़ेगा कि वो कितना इमिशन वगैरह रिड्यूस करेगा, कितना ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी तैयार करेगा, वो हर कंट्री को डिक्लेयर करना है। तो उसको हम कहते हैं आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आईएनडीसी ये हर कंट्री को अपने अपने डिक्लेयर करना होगा। और वो जो कंट्री जितने आईएनडीसी डिक्लेयर कर रहा है, वो खुद इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, इसका ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग मतलब कंपनी ने, जैसा इंडिया ने बोला कि हम 100 गीगावाट सोलर एनर्जी बनाएंगे, तो पेरिस एग्रीमेंट जो में क्या होगा, एक मैकेनिज्म रहेगा, और वो कंट्री को ट्रैक करेंगे कितना रिन्यूएबल का कैपेसिटी कितना बनाया। तो ये कब से लेकर आना था? 2020 के बाद से। ओके, 2020 से हर कंट्री को आईएनडीसी रहेगा अपना अपना, और वो कंट्री उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये चीज थी। और दूसरी चीज जैसा आईएनडीसी वगैरह हो गया, इंडिया ने भी अपने गोल्स वगैरह डिक्लेयर कर दिया था। और फिर इसके बाद देखो, अभी फिलहाल पेरिस एग्रीमेंट ये है, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल नहीं के अंडर में नहीं आता। इट इज एक दूसरा, ऑल टुगेदर इट इज अ डिफरेंट एग्रीमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। तो पेरिस को बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो आईएनडीसी, हर कंट्री अपने अपने आईएनडीसी देते और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते। एक चीज हो गई। दूसरी, इसके बाद जो अभी लेटेस्ट वाला है वो तो हमने डिस्कस किया, सीओपी 26, जो ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पे कई सारे नए एग्रीमेंट्स वगैरह लाए गए। इंडिया ने अपने पंच अमृतम डिक्लेयर किए। ओके, ये पंच अमृतम क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ लेने का। देन रेड और रेड प्लस भी हमने डिस्कस किया। रेड में अफॉरेस्टेशन करना है, रेड प्लस में अगर आप अफॉरेस्टेशन करोगे तो आपको फंडिंग भी मिलेंगी, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, और इंडिया सपोर्ट करता है रेड प्लस। ओके, रेड प्लस के बाद देखो, इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे और भी मैकेनिज्म है फंडिंग के लिए। खासतौर पे पैसा चाहिए ना आपको, अगर क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए तो पहले शुरू पैसा चाहिए। फिर पैसा गरीब कंट्री डेवलपिंग के पास तो नहीं रहेगा, तो उसने फिर क्या किए, बड़े कंट्रीज में मिलकर एक फंड बना दिए। अब ये फंड जो होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अगर डेवलपिंग कंट्रीज को ये क्या करेंगे, पैसा देंगे ताकि वो क्या करे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करे, क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोजेक्ट
तैयार करे, इसी तरीके से मतलब पोल्यूशन वगैरह कम कर दे, तो इसके लिए पैसा दिया जाता है। और एक दूसरा फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये मतलब बाद में आया, ये भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी के अंडर में ही है। इसको 2010 में बनाया गया। और जो अपना ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी थी, ईयर याद रखो 1992 का ये, ओके। और ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010, फंक्शन दोनों का सेम ही है, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देते हैं क्लीन प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करने के लिए। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड। देन इसके बाद ये भी ना आपने काफी बार सुना होगा, आईपीसीसी, इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है, इसको पहले तो देखो, इसको बनाया गया 1988 में, 88 में आता है, और इसको बनाता है वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ये इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहली बॉडी है, मतलब गवर्नमेंटल। ये आई थी 1972 में, ओके। डब्ल्यूएमओ भी बहुत पुरानी बॉडी है। ये दोनों मिलके आईपीसीसी बनाते हैं। आईपीसीसी क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ओके। रिपोर्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग आगे आया, मतलब 21st सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग कितना होगा, फिर कंट्रीज इस ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री से कम करने के लिए, उसको 2 डिग्री तक लिमिट रखने के लिए सारी कंट्रीज को क्या मेजर्स लेना होगा वगैरह, ऐसे पूरे फोरकास्ट वगैरह वो करता है। पर एक चीज याद रखो, आईपीसीसी सिर्फ रिपोर्ट बनाता है, बट इट डज नॉट कंडक्ट ओन रिसर्च। या खुद का रिसर्च नहीं, जो ऑलरेडी रिसर्च वगैरह है या फिर दूसरे एनजीओ जो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च पेपर के बेसिस पे आईपीसीसी अपना रिपोर्ट बनाता है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है। एक तो पूछा जाएगा आईपीसीसी किसको बना, आईपीसीसी को किसने बनाया, तो डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी। और दूसरा और एक स्टेटमेंट, इट डज नॉट कंडक्ट देयर ओन रिसर्च, ये एक स्टेटमेंट याद रखना। देन इसका पेरिस एग्रीमेंट जो अभी हमने ऊपर देखा था, तो इसमें COP21 इसको कहते हैं, 2015 में हुआ था। इट डील्स विद ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड फाइनेंस स्टार्टिंग इन द ईयर 2020। तो 2020 से स्टार्ट होने वाला था। और फिर इसके बाद देखो दूसरी चीज, इट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 2016। एक्चुअली यहाँ पे नॉट एंटर्ड लिखा था, बट ये अभी एंटर्ड इनटू फोर्स है, नवंबर 2016 में ही ये मतलब एंटर्ड हो गया फोर्स में। और अभी जैसा कि हमने देखा था, हर कंट्री को क्या करना है, एक प्लेज लेना है और नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बताना है कि हम कितना कम करेंगे ग्रीन हाउस गैस, और उसको इम्प्लीमेंट करना है। द टारगेट्स विल नॉट बी बाइंडिंग एज इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्फोर्स इट। टारगेट क्या है, बाइंडिंग नहीं है, याद रखो, पेरिस एग्रीमेंट। और हर 5 साल बाद एनडीसी को रिवाइज किया जाएगा, ओके। एनडीसीज विल बी रिवाइज आफ्टर 5 years इन 2030, ओके। ये चीज याद रखना, ओके। देन इसके बाद, हाँ इसके बाद देखो दूसरी चीज क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी एक बॉडी है। सोलर अलायंस नाम से आप डिकोड कर सकते हैं, सोलर एनर्जी प्रमोट करने के लिए, ओके। और इसको लॉन्च किया गया 2015 में, पेरिस क्लाइमेट चेंज में इसको लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च करने वाले थे नरेंद्र मोदी, हमारे इंडिया के पीएम, और फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया। ये खास तौर पे ये 121 कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं, जहां पर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है साल भर, तो ऐसे कंट्रीज के लिए, पर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का मेंबर बन सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में। ये याद रखो, इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में था, ओके। और इसमें जो कंट्रीज हैं, तो ये मतलब पहले तो बनाया गया था ये 121 कंट्रीज के लिए, लेकिन अब इसकी जो एंट्री है, मेंबरशिप है, सारे कंट्रीज आएंगे, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ओके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसके बाद लास्ट पॉइंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। बस ये क्या रहता है, मीनिंग पता रहना। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट? स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, मतलब ड्रॉट हो रहे हैं, या फिर इसी तरीके से मतलब सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह कम हो जा रही है, ओके, बारिश कम हो रहा है और इंटेंस हो रहा है, तो इन सारी चीजों को अडॉप्ट करना है। तो इसको अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना, उसको कहेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने देना एग्रीकल्चर पे,
तो उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करो, स्ट्रेटेजीज यूज करो, उसको कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, तो और एक टर्म आती है इसमें, अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज एंड मेकिंग फार्मिंग मोर रिजिलियंट। रिजिलियंट एक वर्ड आता है, रिजिलियंट मतलब कितना भी हमारे ऊपर, मतलब कितना भी प्रेशर आने दो, हम क्या हो, हम चेंज नहीं होंगे, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं होगी, उसको रिजिलियंट कहते हैं। जैसा रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी डिजास्टर आया तो तब भी वो सर्वाइव करेगा। तो रेजिलियंट मतलब सर्वाइव करना, ओके, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने मतलब इस सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देख लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए वगैरह काम कर रहे हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। टुमारो यहाँ से पेज नंबर 67 से आगे का हम डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा सा पार्ट बचा है, अभी शायद 2 सेशन हमको चाहिए। ओके, किसी का कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट वगैरह किसी का, या कोई सजेशन वगैरह है आप लोगों का तो वो भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा है क्वांटिटी। ओके, CO2 का पोटेंशियल और CO2 की क्वांटिटी। CO2 का ग्रीन हाउस पोटेंशियल कम है, ये चीज है, पर उसकी क्वांटिटी कितनी है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में जो अदर जो गैसेस है, सारों से ग्रीन हाउस गैसेस ना, सारों से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? CO2 का है। तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो रहता है ना, CO2 का ज्यादा रहता है। ओके, मतलब जैसा सपोज CO2 सपोज से 0.1 ग्रीन हाउस गैस करा रहा है, ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, पर ये सपोज कितना, ये 1000 इसके पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में। और जो अपना सल्फर हेक्साफ्लोराइड वगैरह जो है, सपोज इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल 0.5 है, लेकिन ये कितना है एटमॉस्फेयर में, ये सपोज बस 2 ही है। तो इसका देखो क्यूमुलेटिव इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा, इसका 1000 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम CO2 को ज्यादा टारगेट करते हैं। ओके, और दूसरी चीज क्या है, इमिशन किसका ज्यादा हो रहा है? क्वांटिटी की अगर बात करें इमिशन की, तो एज कंपेयर टू सल्फर फ्लोराइड पर फ्लोरोकार्बन वगैरह, CO2 बहुत ज्यादा इमिट होता है, क्योंकि वो हर चीज में रहता है, हर फ्यूल में। ओके, तो इमिशन भी इसका ज्यादा हो रहा है और क्वांटिटी भी इसकी ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा टारगेट CO2 को करते हैं। ओके, ये आए समझ में? बात आई समझ में? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट है किसी का? ठीक है, तो फिर आज हम लोग फिर आज स्टॉप हो जाते हैं। आप लोगों का भी सेशन भी है दूसरा। ओके, ठीक है, चलो बाय, अल्लाह हाफिज।